चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न है, व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया, प्रोसीजर, कैसे हम इसे पंजीकृत करवा सकते हैं, व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का क्या प्रभाव और पंजीकृत होने के बाद हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो पूरा प्रोसीजर समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात वही आती है दोबारा से कि कहाँ लिखा होगा ये, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 18 से 23 तक इसके पंजीकरण का प्रक्रिया दिया हुआ है। सबसे पहले 18 धारा 18(1)(i) में यानी 1 में पंजीकरण के लिए आवेदन की बात की। यानी अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको आवेदन करना होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो व्यापार चिन्ह लेना चाहते हैं और अपने माल के व्यापारिक चिन्ह का पंजीकरण कराना चाहते हैं, उसे धारा 18 के अंतर्गत वर्णित निर्धारित ढंग से रजिस्ट्रार के सामने पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है। तो पहली बात ये तय हो गई कि आवेदन जो करते हैं वो धारा कौन से, ट्रेडमार्क का जो अधिनियम है, व्यापार चिन्ह का अधिनियम 1999 की धारा 18(1) के अनुसार आपको पंजीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी है। और वो प्रपत्र जो है वो धारा 18(1) में बताया गया है। समय समय पर इसमें कोई भी बदलाव होते रहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी अगली धारा में क्या है। 18(2) धारा 18(2) के अनुसार अपने भिन्न प्रकार के मालों के व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए एक ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। अब 18 ही चलिए, 18(2) में बोला गया है कि अगर उसके कई सारे हैं तो उसके लिए वो एक ही आवेदन में कर सकता है। और 18(3) के अनुसार जहां व्यक्ति व्यापार कर रहा है, यदि उसके व्यापारिक स्थल से एक से अधिक हैं, यानी कोई दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता कर रहा है, तो जहां पर उसका मुख्य व्यापारिक स्थल है वहां के जो रजिस्ट्रार होते हैं, वहां के रजिस्ट्रार के सम्मुख अपना व्यापार चिन्ह का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है। तो हर जगह करने की जरूरत नहीं, एक जगह जहां आपका मुख्य कार्यालय है, ठीक है। यदि वो व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं करता, सपोज करिए वो चाइना में व्यापार करना चाहता है, तो वह व्यक्ति उस रजिस्ट्रार के क्षेत्र अधिकार में प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है जहां पर उसने अपना पता दिया हुआ है। यानी जिस पते वो अपना पता दे रहा है उसी पते पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। धारा 4 के अनुसार रजिस्ट्रार उसके प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकता है अथवा संशोधन, सीमाएं और शर्त के अधीन जैसा वो ठीक समझे। इसका मतलब है कि जब उसने उसकी एप्लीकेशन ले ली तो उसमें कोई संशोधन या कोई लिमिटेशन कि भैया ये यहाँ लागू होगा, या कोई और कंडीशन लगा दे कि भैया ऐसी ऐसी कंडीशनों में ये लागू होगा, ऐसा वो कर सकता है। चलिए देखते हैं इसकी धारा 18(5) क्या कहती है। यदि रजिस्ट्रार प्रार्थना पत्र पर पंजीकरण करने से इनकार करता, मान लिया वो इनकार करते, भैया हम आपका ये पंजीकरण नहीं करेंगे, या सशर्त स्वीकार करता है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार अपने आदेश में कारण भी बताने होंगे। वो सशर्त क्यों स्वीकार कर रहा है या इनकार क्यों कर रहा है, ठीक है, जिनके आधार पर यह आदेश पारित किया गया है। यदि प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि है तो रजिस्ट्रार प्रार्थी को कितने माह का समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 माह के अंदर उसे बताना पड़ेगा भैया आपके इस आवेदन में ये कमियां हैं। प्रार्थी रजिस्ट्रार के आदेश का पालन करके अपने प्रार्थना पत्र में संशोधन कराना पड़ेगा। यानी जो कमी बताएगा वो दूर करानी पड़ेगी, और अगर पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा पंजीकरण का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। अब देखिए 2 महीने में उन्होंने आपको चिट्ठी वापस करी, भाई इसमें ये कमियां, अगर आप दूर नहीं कराओगे तो वो ये माना जाएगा कि भैया ये अब इसका व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। यदि वो संशोधन कर लेता है तो सुनवाई के पश्चात उस पर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हमने बात करी आवेदन करने की, क्योंकि 18 से 23 तक है। अब मान लिया आपने आवेदन कर दिया और आप उस आवेदन करे हुए को स्वीकृति को वापस कराना चाहते हैं, यानी जो व्यापार चिन्ह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए गया था उसी पे बात हो रही है। तो धारा 19 के अनुसार स्वीकृति की वापसी, यानी विड्रॉल कर रहे हैं आप अपनी फाइल को, जहां पर व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के बाद, यानी आपको स्वीकृत कर दिया गया है, परंतु इसके पंजीकरण पूर्व रजिस्ट्रार के बाद निम्नलिखित बातों से संतुष्ट हो जाता है। जैसे कब कर सकता है कि कोई प्रार्थना पत्र गलती से स्वीकार। अब देखो सुनो,
कि उन्होंने इश्यू भी कर दिया, उनको पावर है वापस वो करने की, क्यों? उन्होंने बाद में पता लगा गलती थी। दूसरा, वर्तमान मामले में परिस्थितियों में व्यापार चिन्ह का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए या पंजीकरण शर्तों या सीमाओं के अधीन किया जाना चाहिए या उन शर्तों के अतिरिक्त या भिन्न शर्तों की सीमाओं के अतिरिक्त शर्तों के अधीन किया जाना। यानी इतनी जानकारी उसे निकलती नहीं, इसमें ये कमी है वो कमी है, ये सब जानने के बाद जिन शर्तों सीमाओं के अधीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, तो ऐसी अवस्था में रजिस्ट्रार आवेदक को सुनने के बाद, यानी उसे कोई डाउट है तो उससे पहले एक वो देगा उसे कि भैया एक मौका देगा अपनी बात रखने का। यदि वह ऐसी इच्छा करता है तो आवेदन की स्वीकृति को वापस ले सकता है और आगे इस प्रकार की कार्रवाई करेगा मानो कि प्रार्थना पत्र स्वीकार ना किया गया हो। यानी एक तरह से उसको अधिकार है कि भैया ये जो है व्यापार चिन्ह कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंजीकरण हो गया है, अब इसका एक विज्ञापन जारी होना। तो देखिए विज्ञापन कहाँ है, धारा 20(1) जो व्यापार चिन्ह अधिनियम है 1999, उसकी धारा 20(1) में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से या किसी शर्त या सीमा सहित स्वीकार कर लिया गया हो तो रजिस्ट्रार जैसे ही उस प्रार्थना पत्र का निर्धारित ढंग से विज्ञापन कराएगा तथा उन शर्तों का भी वर्णन करेगा जिसके अधीन प्रार्थना पत्र स्वीकार, यानी किन किन कंडीशनों में उसका जो है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। तो आजकल तो कई जगह क्या होता है, जो वेबसाइट्स होती है विभाग की, उसमें वो लिस्ट कर जाता है, उसमें वो शर्तें वगैरह सारी दे दी जाती हैं। व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब इसको विरोध करने के लिए क्या प्रावधान है देखिए अधिनियम में। तो पंजीकरण का विरोध, और विरोध करने के लिए धारा 21, विरोध करने के लिए क्या है, धारा 21(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र के विज्ञापन या पुनः विज्ञापन की तारीख से 3 माह के भीतर, देखिए आप सुनिएगा, देखिए रजिस्ट्रार ने हमें बताया कि विज्ञापन करना, उसे बताना पड़ेगा हमने इसको व्यापार चिन्ह ये इशू कर दिया है, तो 3 माह के भीतर या कोई बढ़ाई हुई अवधि में कुल मिलाकर 1 महीने और, यानी कि पहले तो 3 महीने के लिए करेगा या 1 महीने की अवधि और बढ़ा दी, इसके बीच में आपत्तिकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदन किए जाने तथा निर्धारित फीस जमा करने पर आवेदक को पंजीकरण के विरोध करने के लिए समय प्रदान करे, पंजीकरण का विरोध कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है, लेकिन उसके लिए फीस और उसे निर्धारित उसमें आवेदन करना होगा। अगली धारा 21(2) के अनुसार रजिस्ट्रार पंजीकरण के आवेदक को पंजीकरण के विरोध की सूचना एक कॉपी देगा। अब देखिए इधर सुनिएगा ध्यान से, अब उसके पास आपत्ति आ गई तो वो उस पार्टी को देगा जिसने व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको देगा, और 2 माह के भीतर आवेदक रजिस्ट्रार को निर्धारित ढंग से उन आधारों की प्रति विवरण काउंटर स्टेटमेंट पेश करेगा। यानी जब रजिस्ट्रार ने उसको भेजा भाई ये आपने जो किया था इसको हम नहीं मान रहे हैं या आपत्ति लगी है, तो उसका उत्तर देना पड़ेगा और वो उत्तर उसे 2 माह के अंदर देना पड़ेगा। वह अपने प्रार्थना पत्र पर भरोसा करता है, यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने प्रार्थना पत्र को त्याग दिया, यानी कि उसने अपना प्रार्थना पत्र विड्रॉल कर लिया जैसे विरोध आया। ठीक है, तो अगली बात है 21(4) धारा के अंतर्गत कोई साक्ष्य जो विरोधी पक्ष तथा आवेदक अपने अपने दावों में समर्थन में देते हैं निर्धारित रीति से तथा निर्धारित समय के भीतर पेश कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रार उनको सुनवाई का मौका देगा यदि वो ऐसा चाहते हो। चाहते हैं हमें सुनवाई का मौका दिया जाए तो दिया जाएगा। अगली धारा 21(5) में दोनों पक्षों को सुनेगा, सुनने के बाद तथा साक्ष्य के अवलोकन करने के बाद यह निर्णय करेगा कि किन शर्तों एवं सीमाओं के अंतर्गत पंजीकरण की इजाजत दी जा सकती है। अब देखिए विरोध भी हुआ, विरोध होने के बाद भी वो रजिस्ट्रार ने उनको ये सोचा कि क्यों परमिशन दी जा सकती है, अपना पूरा एनालिसिस किया उन्होंने, किसी ऐतराज के आधार पर विचार कर सकता है भले ही विरोधी पक्ष द्वारा उस पर भरोसा किया गया हो या ना किया गया हो। यानी रजिस्ट्रार अपने सारे विवेक से काम करेगा। धारा 21(6) के अनुसार जहां विरोधी पक्ष या प्रतिविवरण देने वाला व्यक्ति ऐसे नोटिस की प्राप्ति के बाद ना तो भारत में निवास करता है
और ना ही व्यापार करता है। रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्तियों से कार्रवाई के खर्चे के लिए एक सिक्योरिटी मांगेगा। क्या मांगेगा? एक सिक्योरिटी कि भाई ये जो हम कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हम सारा काम करें और आपकी शिकायत झूठी निकले, तो वो सिक्योरिटी ले रहा है। यदि संबंधित पक्ष ऐसा करने में दोषी ठहरता है तो यह समझाएगा संबंधित विरोधी पक्ष ने आवेदक ने जैसी भी स्थिति हो अपना दावा छोड़ दिया है। यानी अगर वो विरोधी पक्ष क्या करेगा, दोषी ठहराया जाएगा या कुछ होगा तो ये मानेगा कि भैया वो उसे किनारे कर दो, उसका दावा खत्म हो गया। ठीक है। 21(7) के अनुसार रजिस्ट्रार विपक्षी आवेदक की प्रार्थना पर अपने विवेकानुसार विरोध के आधारों पर प्रति विवरण के आधारों पर फेरबदल या संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर सकता है, वही रजिस्ट्रार, सारे तथ्यों को जानने के बाद। अब बात आती है शुद्धिकरण संशोधन। मान लिया आपने व्यापार चिन्ह जारी कर दिया तो उसमें कोई करेक्शन या कोई अमेंडमेंट अगर करना है तो धारा 22 में ये बात लिखी हुई है। अभी तक हमने 21 धारा पढ़ी, 22वीं धारा के अनुसार धारा 18 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र की स्वीकृति से पूर्व या बाद में कभी भी ऐसी शर्तों पर जैसी वह उचित समझे प्रार्थना पत्र के संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकता है। भाई कोई करेक्शन भी हो सकते हैं तो वो कर सकता है। आवेदन भी हो गया, संशोधन भी हो गया, आपत्ति भी होगी, एडवर्टीजमेंट भी हो गया। अगली बात है इसमें धारा 23(1) के अनुसार जो धारा 19 के प्रावधान हैं उनके रहते हुए जब व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो गया हो या तो प्रार्थना पत्र का विरोध ना किया गया हो या विरोध करने का समय बीत गया। अब से क्या है कि स्वीकृत तो कर दिया, अब स्वीकृत करने के बाद एक समय होता है, उस समय में 2 महीने में कोई आवेदन नहीं आया, ठीक है, अगर वो नहीं आया या उसका कोई निराकरण कर दिया गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया हो, विरोध का आधार जो है आवेदक के पक्ष में, मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन भी किया लेकिन रजिस्ट्रार ने कहा नहीं आवेदक बिल्कुल सही कर रहा है, तो इन दोनों की जब पूरा काम हो जाता है तो क्या है, केंद्रीय सरकार अन्यथा या कोई किसी काम के लिए केंद्रीय सरकार ने कोई मना ना किया हो तो रजिस्ट्रार तथाकथित व्यापार चिन्ह को रजिस्टर करेगा और व्यापार चिन्ह जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यह समझा जाएगा कि यह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र की तारीख को। अब देखिए इसमें खास बात, अब मान लिया उसने 6 महीने पहले आवेदन दिया था तब से माना जाएगा वो, ठीक है, और वह तारीख धारा 154 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रेशन की तारीख मानी जाएगी। तो ये पूरी जो तारीख मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन की वो पुरानी मानी जाएगी जब से उसने आवेदन किया है, और ये धारा 154 में लिखा गया है। और धारा 23(2), ये 23(1) की बात है, 23(2) के अंतर्गत व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के पश्चात रजिस्ट्रार जो है आवेदक को निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जिस पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की मोहर लगी होगी, यानी अब आपके हाथ में वो ट्रेडमार्क का जो सर्टिफिकेट है, वो रजिस्ट्रार का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल चुका है। धारा 23(3) में क्या है, अगर इसके अनुसार किसी ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदक के दोषी होने का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने की तारीख से 12 महीने के अंदर पूर्ण ना हुआ हो तो वहां रजिस्ट्रार आवेदक को निर्धारित रीति से सूचना देकर उस प्रार्थना पत्र को छोड़ दिया गया मान सकते हैं। यानी 12 महीने, आवेदन के 12 महीने तक कुछ ऑब्जेक्शन हुए, किसी ने आपत्ति लगाई, लेकिन उस पर जो क्रिया होती रही पूरा, उसके बाद कुछ नहीं निकल के आया नतीजा, तो उसमें क्या है 12 महीने बाद वो ये कहेगा कि छोड़ दिया। अब आवेदक चाहता ही नहीं कि मुझे रजिस्ट्रेशन मिले जब तक कि वह इस वास्ते में निर्धारित समय के भीतर पूर्ण ना, यानी कि उसको वो सारी कार्रवाई उस समय के भीतर पूर्ण करनी पड़ेगी, आवेदक को सारी आपत्तियां हटानी पड़ेंगी। धारा 23(4) के अनुसार रजिस्ट्रार रजिस्टर या पंजीकरण के प्रमाण पत्र में लिपिकीय गलती या प्रत्यक्ष भूल को दूर करने के उद्देश्य से शुद्धिकरण कर सकता है। ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर उसने कोई गलती से कोई चीज़ कर दी, किसी का नाम गलत कर दिया तो उन पे डेट गलत कर दी, कोई भी चीज़ गलत कर दी, पता गलत कर दिया, उन सबको सुधार सकता है। व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का प्रभाव। अब देखिए व्यापार चिन्ह प्राप्त हो गया और पंजीकरण हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के बारे में है। देखिए इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रेडमार्क। यदि व्यापार चिन्ह का पंजीकृत हो, पंजीकृत स्वामी उस व्यापार चिन्ह का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। यदि व्यापार चिन्ह कई मामलों से संबंधित है
तो उस व्यक्ति को उनका प्रयोग करने का एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। पंजीकृत स्वामी अपने व्यापार चिन्ह का उल्लंघन होने पर निषेधाज्ञा का दावा, यानी जो कहते हैं ना कि भाई ये यूज नहीं, क्योंकि उसका मतलब है कि वो कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, निषेधाज्ञा। तो उन्होंने कहा मतलब मेरे से बिना परमिशन के अगर कोई यूज कर रहा है तो गलत कर रहा, तो उसका दावा वो सबमिट कर सकता है। ठीक है, निषेधाज्ञा प्राप्त करके प्रतिवादी को उक्त माल बेचने से रोक देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। व्यापार चिन्ह का स्वामी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति वसूल कर सकता है, विक्रय से प्राप्त धन के लाभ का अंश या उसका हिसाब प्राप्त कर सकता है। ट्रेडमार्क का उल्लंघन एक अविरत अपकृत्य है, इसका है कंटिन्यूअस टॉर्ट, यानी कि वो लगातार अपराध कर रहा है एक तरह से, और जब तक उल्लंघन चलता रहता है एक नए वाद कारण को जन्म देता है। तो जब तक वो बनाता रहेगा तो नया नया वाद दे रहा है, इसका मतलब। ठीक है, धारा 27 के अंतर्गत उल्लंघन का वाद वही व्यक्ति ला सकता है जिसका व्यापार चिन्ह पंजीकृत हुआ हो। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका व्यापार चिन्ह रजिस्टर्ड ना हो, व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं हुआ। जब उल्लंघन ही नहीं हुआ है तो उसको जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। इसमें हमने पूरी प्रक्रिया समझा दी और उसके जो है क्या फायदे होते हैं, कैसी प्रक्रिया, ये सारा इसमें क्लियर हो गया।